हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर एकेडमी। कल का लेक्चर देखा क्या रहा आपने? कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए तीन अलग अलग फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। एक का नाम है कॉस्ट ऑफ द एसेट, एक का नाम है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और तीसरे का नाम था एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। फिर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के, रिकॉर्ड करने के कुछ अलग अलग मेथड्स है, उनके सबके नाम मैंने आपको बता के रखे थे, जिसके अंदर था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, जिसका दूसरा नाम था स्ट्रेट लाइन सिस्टम। कोई बोलता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो वो भी नाम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट मेथड का नाम था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, उसी का दूसरा नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सो ये दो जो मेथड्स है वो अपने सिलेबस में है, बाकी के मेथड्स अपने 11वीं के सिलेबस में नहीं है। तो इसके आगे मैं सिर्फ इन्हीं दो मेथड्स का डिस्कशन करूंगा। आगे के मेथड्स के सिर्फ नाम याद रखो। अगर कॉलेज में उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ऐसा किसी चीज़ के लिए पूछ लिया तो आपको पता रहना चाहिए कि ये भी मेथड्स है: एन्युइटी, डेप्रिसिएशन फंड, रिवैल्यूएशन, इंश्योरेंस पॉलिसी एंड मशीन आर मेथड। ये जो बाकी के अलग अलग मेथड्स है, 5 मेथड्स है, उनके ऊपर आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 11वीं के सिलेबस में नहीं है, लेकिन पहले दो मेथड के अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी अपने सिलेबस में है। तो आज का मेरा लेक्चर जो है वो प्योरली पहले मेथड के ऊपर है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड। कोई उसको कहता है FIM या फिर SLM। आज मैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बात ही नहीं करूंगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की बात ही नहीं करूंगा। अब मैं सबसे पहले फोकस करूंगा FIM नहीं तो SLM के ऊपर। फिर कल इसका जर्नल एंट्री सिखाऊंगा। फिर उसके बाद में FIM SLM के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करूंगा लगभग 6। उतना होने के बाद RBM या फिर WDB मेथड जो है उसका मैं डिस्कशन करूंगा और उसके प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। सो काफ़ी बड़ा टॉपिक है बट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो देन लेट अस स्टार्ट क्विकली नाउ विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ FIM क्या कहता है। सो SLM स्ट्रेट लाइन मेथड और FIM फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इस मेथड में डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड at a specific percentage on the original cost of the asset every year, so as to reduce the asset account to nil or to its scrap value at the end of estimated life of the asset. थोड़ा बड़ा डेफिनेशन है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सेम। SLM में, स्ट्रेट लाइन मेथड में, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में एसेट के जो डिप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, मैंने आपको कल भी बताया था। बाकी के सब ट्रांजैक्शन, सैलरी होने दो, एडवर्टाइजिंग होने दो, प्रिंटिंग एसेसरी होने दो, बाकी के सभी ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन की वैल्यू, ट्रांजैक्शन की अमाउंट हमको पहले से पता रहती है, हमको सिर्फ उसकी अकाउंटिंग एंट्री करने की बाकी रहती है। वेयर एज टेक द केस ऑफ डिप्रिसिएशन, हमें कितनी तो बार उसकी वैल्यू या फिर अमाउंट भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अगर डिप्रिसिएशन का प्रॉब्लम है और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का प्रॉब्लम है और उन्होंने डिप्रिसिएशन की अमाउंट दी नहीं है, तो फिर डिप्रिसिएशन की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करने की? तो सबसे पहले एसेट का जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसको पकड़ लेने का, फिर प्रॉब्लम में दिया हुआ डिप्रिसिएशन का जो रेट है वो कंसिडर करने का। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि सपोज प्रॉब्लम ने बोल दिया है कि एसेट की कॉस्ट कितनी है, एसेट की कॉस्ट है लेट अस से ₹90,000, और प्रॉब्लम ने बोल के रखा है कि लेट अस से दी इंस्टॉलेशन चार्जेस आर से ₹15,000। इसका मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट हो जाएगी 1,05,000। ये काफ़ी पहले जब मैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस का लेक्चर लिया था, एकदम पहला टॉपिक, उसके अंदर मैंने आपको सिखाया था, एक का नाम था कॉस्ट कंसेप्ट और दूसरे का नाम था कॉस्ट अटैच कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या है? एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट एट विच दे आर परचेस्ड। उसका जो भी कुछ लिस्ट प्राइस लिखा हुआ है, उसका लेबल जो लगाया है, वो लेबल अपने काम का नहीं है। हमने बार्गेन करके डिस्काउंट विस्काउंट लेके कितने में परचेस किया है वो अमाउंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट। और दूसरा कंसेप्ट था कॉस्ट अटैच कंसेप्ट, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। आई रिपीट, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। मतलब एसेट को परचेस करने के बाद उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो भी कुछ खर्चा किया जाता है, जैसे कि इंस्टॉलेशन चार्जेस, आपने एयर कंडीशनर परचेस किया तो घर में डायरेक्टली लगा नहीं सकते उसको, वो उसका एक जो मैकेनिक आएगा, इंस्टॉलर आएगा, वो आएगा और बाद में अपने घर में विंडो में एसी फिट करेगा, नहीं तो वॉल के ऊपर फिट करेगा, उसके बाद में एसी चालू होगा, तो उसको फिटिंग के चार्जेस देने पड़ेंगे, दे आर कॉल्ड एज इंस्टॉलेशन चार्जेस, दे विल हैव टू बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनर।
So expenditure incurred for the purpose of bringing the asset into working condition should be added to the cost of asset. And expenditure incurred for maintaining the asset in working condition need not be added to the cost of asset. मतलब बाद में फिर एक एक 6-6 महीने के बाद, एक एक साल के बाद आप अपने एसी का रिपेयरिंग कर रहे हो, उसका मेंटेनेंस करके ले रहे हो, उसके अंदर धूल जमा हुई रहेगी तो उसको साफ करवा के ले रहे हो, उसके लिए फिर से उस मैकेनिक को बुला रहे हो और उसको तभी आप पेमेंट कर रहे हो, वो पेमेंट एसी के कॉस्ट में ऐड नहीं करने का है. एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेसिंग द एसेट टू ब्रिंग इट इनटू वर्किंग कंडीशन विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट. एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड देयर आफ्टर फॉर जस्ट मेंटेनिंग इट इनटू वर्किंग कंडीशन, मतलब वर्किंग कंडीशन में लाके हो चुका है, अब अपने को सिर्फ उसको आगे मेंटेन करने का है. तो इन दैट केस क्या कंसिडर करना पड़ेगा, वो आगे का जो खर्चा है उसको हम रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में डाल देंगे, लेकिन जो इनिशियल खर्चा है वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए किया हुआ खर्चा वो एसेट के कॉस्ट में ऐड करने का रहता है. तो एसेट की कॉस्ट कितनी हो गई, 90,000 हो गई, और इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने हैं, 15,000 है, और टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट फिर उसके से कितने हो गए, 90,000 प्लस 15,000 मतलब 1,05,000 हो गई है. फिर 1,05,000 के इस टोटल कॉस्ट को हमको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, इसमें कुछ स्क्रैप वैल्यू है कि अपने को चेक करना पड़ेगा. जस्ट एग्जांपल, तो उनको समझ में आ रहा है कि ये मशीन है, ये शायद हम उसको यूज़ करके 5 साल 10 साल कुछ भी यूज़ करके बाद में इसको भंगार वाले का दे देंगे तो भी कम से कम 5,000 रुपया मिलने का चांसेस है. फिर हम कहेंगे ओके वेरी नाइस, इसका मतलब आपका आंसर कितना बचेगा, 1 लाख इज द अमाउंट ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन. 1 लाख इज द अमाउंट ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन. बैलेंस कितना बच गया अपना, 1 लाख. 90,000 का एसेट है, 15,000 उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, टोटलिंग हो गई 1,05,000. इस 1,05,000 के कॉस्ट में से बाद में अपने को शायद जब एसेट फेंकने को जाएंगे, बेचने को जाएंगे, स्क्रैप वैल्यू उसका 5,000 मिल ही जाएगा. मतलब एक्चुअल बैलेंस कितना बचेगा अपना, 1 लाख रुपीज़ का बैलेंस बचेगा. ये 1 लाख रुपीज़ का जो बैलेंस आपका बचने वाला है ये अपना एसेट के पूरे लाइफ के ऊपर अपने को राइट ऑफ करना है, डेप्रिसिएशन कंसिडर करना है. सपोज प्रॉब्लम में बोल दिया है कि डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, SLM रेट एट द रेट ऑफ 10% बोल दिया है. मैं बोलूँगा ठीक है, फिर इन दैट केस क्या कंसिडर करना पड़ेगा, अपना बैलेंस कितना बच गया है, 1 लाख. बैलेंस मतलब क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट जो हमने वेंडर को परचेस की, पेमेंट की है, एड इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, उसके बाद में जो बचेगा वो अपना बैलेंस है. उस बैलेंस के ऊपर 1 लाख के ऊपर मुझे 10% कंसिडर करना पड़ेगा. दैट मीन्स आंसर कितना आएगा, 10,000. सर ये तो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया. हाँ तो सर सेकेंड ईयर में क्या कंसिडर करूंगा, सेकेंड ईयर में मैं 1 लाख के ऊपर 10% कैलकुलेट करूंगा कि 90,000 के ऊपर 10% कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन हमारा रिकॉर्ड करके हो गया है. तो इसका मतलब अभी सेकेंड ईयर में एसेट के पास 90,000 रुपीज़ का वैल्यू बचा हुआ है. तो सर सेकेंड ईयर में 1 लाख के ऊपर 10% कैलकुलेट करूं कि 90,000 के ऊपर कैलकुलेट करूं. मैं बोलूंगा नहीं मेरे बच्चे जरा ठीक से देखना, यहाँ पे बोल के रखा है इट इज स्पेसिफिक परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट. मतलब फर्स्ट ईयर में भी 1 लाख के ऊपर ही 10% कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में भी 1 लाख के ऊपर ही 10% कैलकुलेट करना पड़ेगा, थर्ड ईयर में भी 1 लाख के ऊपर 10%, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवन्थ ईयर, एट्थ ईयर, नाइन्थ ईयर एंड 10th ईयर. 10 के 10 साल आपको 1 लाख के ऊपर ही 10% कैलकुलेट करना पड़ेगा. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट लाइन मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. इसका तीसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. कोई बोलता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, कोई बोलता है स्ट्रेट लाइन एंड कोई बोलता है ओरिजिनल कॉस्ट. लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. हर बार किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करना है. कभी भी अपने को इसे बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट नहीं करना है. एक बार हमने शुरुआत में कैलकुलेट कर लिया कि बाबा ओरिजिनल कॉस्ट वेंडर को कितनी पे कर दिए, इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने इंस्टॉलर को कितने पे किए हुए हैं, स्क्रैप वैल्यू कुछ एस्टिमेशन है क्या, तो ओरिजिनल कॉस्ट टू द वेंडर प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू, फिर जो बच गया है वो बन गई तुम्हारी ओरिजिनल कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन. Paid to the vendor is not original cost for the purpose of depreciation, but paid to the vendor plus installation charges minus estimated scrap value. जो बचेगा, जो वैल्यू बच जाएगी, दैट इज योर ओरिजिनल कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन. फिर उसके ऊपर तुमको जब तक एसेट की जिंदगी चालू है तब तक उसके ऊपर 10% कैलकुलेट करना पड़ेगा. 10% किसके ऊपर कैलकुलेट करने का, वो बार बार चेंज होने वाला नहीं है. एक बार 1 लाख डिसाइड किया ना, अभी वो 1 लाख के ऊपर ही चलता जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम और मेथड, क्योंकि हर साल 10,000 का डिप्रेशन आएगा. या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, क्योंकि यू ऑलवेज कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. समझा सबको? ओके, सो लेट मी गो अहेड नाउ विद द नेक्स्ट पार्ट. तो सर ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का अगर अपने को रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया रहेगा 10%,
तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 10% दिया है, 15% दिया है, 20% दिया है, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसे हो सकता है क्या कि प्रॉब्लम हमें कॉस्ट पेड टू द वेंडर बता रहा है, वो कितना है अपना, वेंडर को पेमेंट किया हमने कॉस्ट 90,000 प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस भी दे रहा है, वो कितने हैं अपने 15,000। तो सब टोटलिंग कितनी हो गई अपनी 1,05,000। और अपना स्क्रैप वैल्यू कितना है 5,000। तो बैलेंस कितना बच गया 1 लाख। यहां तक प्रॉब्लम ने अपने को इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन प्रॉब्लम बता ही नहीं रहा है कि डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, 10% के, 15% के, 20% के, क्या के क्या। द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज नॉट गिवन बाय द प्रॉब्लम। इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम फॉलो करो, इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करो, इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड फॉलो करो, उसके हिसाब से कॉस्ट भी दे दी पेड टू द वेंडर, प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज भी दे दिए, स्क्रैप वैल्यू भी दे दी। तो उनको यूज करके हमने अपना बैलेंस ढूंढ के निकाला। दिस बैलेंस इज कंसिडर्ड एज कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ ओसीएम, कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एसएलएम, कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एफआईएम। एफआईएम मतलब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। सर वो मिल गया, लेकिन आगे जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन देना चाहिए ना, वो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ही नहीं दिया। अब क्या करूं? मैं बोलूंगा चिंता मत करो, ऐसे वक्त एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो समटाइम्स द प्रॉब्लम विल गिव यू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, इन दैट केस द प्रॉब्लम इज इजी, यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन वेरी क्विकली एंड इजीली। बट समटाइम्स द प्रॉब्लम may not give you the rate of depreciation, but it will give you all other information. In that case, to ascertain the annual amount of depreciation to be charged to profit and loss account under this method, म्हणजे कुठली मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड, डिवाइड the original cost of the asset minus its scrap value if any। जो मैंने किया अभी, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हो गई उसकी, ये सब मिला के उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी, उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करो, फिर जो बचेगा उसको किससे डिवाइड करने का है, दैट विल हैव टू बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ। आई एम रिपीटिंग अगेन, इट विल हैव टू बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ। अभी इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हम मैथमेटिकल सिंबल्स के तरीके से, मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से लिखने का कोशिश करेंगे। इन दैट केस हाउ डज इट लुक, the same English sentence, divide the original cost of the asset minus its scrap value if any by the number of years of estimated life। मतलब depreciation per annum मतलब per year, annum मतलब year, so depreciation per annum, depreciation every year under SLM, under FIM, under OCM is equal to original cost, जो यहाँ पे लिखी हुई है original cost, माइनस स्क्रैप वैल्यू, तो माइनस स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे कर दिया, डिवाइडेड करने को बोला इसलिए डिवीजन का साइन डाल दिया, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ, सो डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट इन नंबर ऑफ ईयर्स। सो ये जो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है वही मैंने यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब यूज करने का, प्रॉब्लम ने बोला है कि भैया मेथड कौन सा है एसएलएम, मेथड कौन सा है एफआईएम, मेथड कौन सा है ओसीएम, और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन परसेंटेज दिया हुआ नहीं है। अगर डिप्रिसिएशन का परसेंटेज रेट दिया हुआ नहीं रहेगा तो फिर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करने का, हाउ टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन पर एनम, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट इन नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, चलो फिर अब देखेंगे कि सर इसका कुछ प्रॉब्लम कैलकुलेट करने को आएगा क्या अपने को, कैन वी फाइंड आउट सम अमाउंट हियर। देखो मैंने एग्जाम्पल कंसिडर किया यहाँ पे, अ मशीन costing rupees 15,000 is purchased and installation charges of rupees 3,000 are paid। ओके, सो 15,000 की मशीन है, उस पे ऊपर 3,000 रुपये का इंस्टॉलेशन चार्जेस है। मैंने आपको अभी क्या सिखाया, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। इसका मतलब वो जो 3,000 रुपया है जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो 15,000 रुपये के मशीन के ऊपर ऐड करना पड़ेगा। सो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी बन जाएगी अपने लिए अभी फिर 15,000 प्लस 3,000 मतलब 18,000। उसमें से क्या हटाने का है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू हटाने का है, और उसको किससे डिवाइड करने का है, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट इन नंबर ऑफ ईयर्स कंसिडर करने का है। तो एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 ईयर्स, तो डिवीजन किससे करने का है, 10 ईयर्स से करने का है। एंड द स्क्रैप वैल्यू इज एस्टिमेटेड टू बी रुपीज 2,000, ये 2,000 अपने को माइनस करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। देन द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन वुड बी, मैं बोलूंगा मेरे पास इक्वेशन तो रेडी है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करूंगा, डिप्रिसिएशन
पर एनम इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है तुम्हारा 15,000 प्लस 3,000 माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दैट इज 2,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन नंबर ऑफ ईयर्स 10 ईयर्स। इसका मतलब 15,000 प्लस 3,000 मतलब हो गया 18,000। 18,000 माइनस 2,000, क्योंकि ब्रैकेट अपने को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए 15,000 प्लस 3,000 पहले कर दिया है। 15 प्लस 3 मतलब 18, 18 में से 2 हटा दिया तो बच गया कितना 16,000। 16,000 ये एसेट के टोटल कीमत में होने वाला रिडक्शन है। आज जिसकी कीमत 18,000 है वो 10 साल के बाद में सिर्फ 2,000 का बन जाएगा। जिसके लिए आज हमने 18,000 पे किया है वो हर साल यूज करने की वजह से उसकी कीमत में, उसके वैल्यू में रिडक्शन होता रहेगा और होते होते वो 2,000 बन जाएगा। मतलब टोटल रिडक्शन कितना होगा 18,000 से लेकर 2,000 यानी 16,000 का रिडक्शन होगा। और ये 16,000 का रिडक्शन 10 सालों में होगा। 16,000 का रिडक्शन हमने उस एसेट को 10 साल यूज किया इसकी वजह से होगा। तो 10 साल की वजह से 16,000, एक साल की वजह से कितना 10 साल की वजह से 16,000 का रिडक्शन, तो एक साल की वजह से कितना मैं बोलूंगा ठीक है। फिर 16,000 को 10 से डिवाइड करो, दैट कम्स टू 1,600 रुपीज पर एनम। रुपीज 1,600 पर एनम। आई होप इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब फर्स्ट ईयर में कितना 1,600, सेकंड ईयर में कितना 1,600, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर, एट्थ ईयर, नाइन्थ ईयर, 10th ईयर, हर साल 1,600 हम लोग क्या करेंगे डिप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो हर साल में 1,600 का रिडक्शन रिकॉर्ड किया, ऐसा 10 साल में रिकॉर्ड किया। 10 सालों में हर साल के लिए 1,600 का रिडक्शन, मतलब टोटल रिडक्शन हो गया 16,000 जो हमको चाहिए था। फिर बराबर से 2,000 रुपये बच जाएगा विच इज एक्सपेक्टेड हियर कि इट इज रिड्यूस टू नील और इट्स स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये जो सेंटेंस एकदम सबसे पहले मैंने आपको डिस्कस किया था वो अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर अभी थोड़ा अलग तरीके से कंसिडर करते हैं कि सर प्रॉब्लम अगर अपने को ऐसा कहता रहेगा कि मशीन कॉस्टिंग 15,000 है, परचेज ऑन 1 अक्टूबर 23 है, ओके। पिछले प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम में क्या फर्क है? पिछले प्रॉब्लम में उन्होंने अपने को एसेट किस दिन परचेज किया था उसकी तारीख नहीं दी थी, उसकी डेट नहीं दी थी, लेकिन अभी बोल के रखा है कि इट इज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2023 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ ₹3,000 आर पेड ऑन द सेम डेट। मैं बोलूंगा शाबाश, वो तो हमको पता है। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। तो 15 प्लस 3 मतलब हो गया 18,000। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 ईयर्स, ग्रेट। एंड द स्क्रैप वैल्यू इज एस्टिमेटेड टू बी 2,000 एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, वो भी मालूम है अपने को। तो 15,000 प्लस 3,000 मतलब 18,000 माइनस 2,000 मतलब 16,000 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स मतलब 1,600। अभी भी कैलकुलेट किया था। फिर ये प्रॉब्लम में क्या फर्क है? इस प्रॉब्लम में डेट दी है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 23-24 वुड बी हाउ मच, ऐसा पूछा। मैं बोलूंगा सर ये तो बहुत सिंपल है, डिप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट, वो कितनी है 15,000 प्लस 3,000 माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू वो कितनी है 2,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ वो कितनी है 10 ईयर्स। मतलब क्या बन जाएगा 16,000 अपॉन 10 ईयर्स, मतलब हो जाएगा कितना 1,600। सो दिस इज डेप्रिसिएशन पर एनम 1,600 रुपीज 1,600। तो सर हो गया ना काम, वही तो आंसर आ गया। मैं बोलूंगा नहीं मेरे राजा, जरा ठीक से देख, नहीं मेरे रानी ठीक से देखिए, डेप्रिसिएशन पर एनम है तो सर बराबर ही तो है। लेकिन सोच के देखो तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा बोला है उन्होंने फाइनेंशियल ईयर बोला है 23-24। इसका मतलब वो चालू कब हुआ रहेगा 1/4/23 को चालू हुआ रहेगा और ख़त्म कब हुआ रहेगा 31 मार्च 24 को ख़त्म हुआ रहेगा। तो द फाइनेंशियल ईयर इज स्टार्टिंग ऑन 1 अप्रैल 23 एंड इट इज गोइंग टू एंड ऑन 31 मार्च 24। और तुमने एसेट कब परचेस किया है? तुमने एसेट अगर 1 अप्रैल 23 को परचेस किया होता था तो बराबर उस एसेट का जिंदगी 12 महीना पूरा हुआ रहता था। तो डिप्रिसिएशन पर एनम मतलब डिप्रिसिएशन पर ईयर 1,600 का चार्ज करने से हम बेझिझक आगे जाते थे, बिना टेंशन लिए हम लोग पूरा कर सकते थे, 1,600 का आंसर बराबर है बोल सकते थे। लेकिन अभी उन्होंने क्या बोला है, डेट ऑफ परचेस इज नॉट 1 अप्रैल, डेट ऑफ परचेस इज 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 23 बोला हुआ है।
अगर डेट ऑफ परचेस इज 1 अक्टूबर 23, इसका मतलब क्या हो गया, ये एसेट इस साल में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरा यूज नहीं किया है, बल्कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने के लिए ये एसेट अपने पास था ही नहीं, नो एसेट। अगर एसेट हमारे पास था ही नहीं, अगर हमने उस एसेट को यूज किया ही नहीं, तो इस पीरियड के लिए मैं उस एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर ये मेरे पास 1 अक्टूबर को आ गया है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में, कौन सा फाइनेंशियल ईयर, 23-24, करंट फाइनेंशियल ईयर में ये एसेट मेरे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसा 6 महीने के लिए था। मतलब ये जो 6 महीने हैं, ये 6 महीने के लिए मेरे पास एसेट है। मतलब डेप्रिसिएशन इसका आएगा क्या, आएगा। डेप्रिसिएशन इसका आएगा क्या, नहीं आएगा। मतलब इस साल में मुझे एसेट के ऊपर पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे डेप्रिसिएशन सिर्फ 6 महीने का चार्ज करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा फिर देयरफॉर डेप्रिसिएशन फॉर 23-24 इज इक्वल टू 1600 अपॉन 2, और आई कैन से 1600 अपॉन इंटू 6/12, 1600 इंटू 6/12। सर ये 6/12 क्या है, 6 है मंथ्स और 12 है मंथ्स। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा क्या कर रहा हूं मैं वो करके। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑफ 23-24 वुड बी 1600 साल भर का डिप्रिसिएशन है, मतलब 12 महीने का डिप्रिसिएशन है, अपने को सिर्फ 6 महीने का चाहिए है, इसके लिए इंटू 6 मंथ्स अपॉन 12 मंथ्स, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। हाफ कैसे हो गया, 6 मंथ्स अपॉन 12 मंथ्स। सर लेकिन अगर सपोज उन्होंने 1 अक्टूबर को परचेस नहीं किया रहता था, सपोज उन्होंने इसको 1 जुलाई को परचेस किया रहता था, मैं बोलूँगा शाबाश, तो इसका मतलब इट इज परचेज ऑन 1 जुलाई, मतलब नो एसेट का पीरियड इज ओनली अप्रैल, मई, जून, तो 3 महीने का डिप्रिसिएशन नहीं आएगा। एंड यस एसेट का पीरियड इज जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 9 मंथ्स का हो जाएगा। तो डिप्रेशन अपने को 9 मंथ्स का कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब यहां पे बोलना पड़ेगा 1600 इंटू 9/12। सर अगर उन्होंने 1 मई को परचेस किया रहेगा, मैं बोलूंगा शाबाश, इसका मतलब नो एसेट का पीरियड सिर्फ 1 महीने का हो गया। एंड यस एसेट का पीरियड मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीने का हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगा 1600 इंटू 11 मंथ्स अपॉन 12 मंथ्स। मतलब अगर एसेट किस दिन परचेस किया है उसका डेट अपने को दिया हुआ रहेगा, तो वी शुड नॉट कंसिडर डायरेक्टली डेप्रिसिएशन पर एनम, बट वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस अप टू द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अप टू द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इस पीरियड का डेप्रिसिएशन आता है। अगर डेट नहीं दिया रहेगा तो नो टेंशन, देन वी कैन से फुल ईयर का डेप्रिसिएशन कंसिडर किया तो ठीक है। लेकिन डेट दिया रहेगा तो विल हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस टू द डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर, टू द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ये याद रखने का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करूंगा तो बार बार इस प्रिंसिपल को यूज करना पड़ेगा मुझे। सो डेट दी रहेगी तो डेट को देखो, उस डेट से लेकर अकाउंटिंग ईयर किस दिन खत्म हो रहा है उसका डेट देखो, इस बीच के पीरियड के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज करने का है। जिस दिन परचेस किया है उसके पहले के पीरियड का डिप्रिसिएशन नहीं आ सकता है, परचेस करने के बाद के पीरियड का डिप्रिसिएशन आता है। तो सर अगर उन्होंने 1 मार्च को परचेस किया रहेगा तो मुझे बोलना पड़ेगा 1600 इंटू 1 मंथ अपॉन 12 मंथ, क्योंकि एक ही महीना यूज किया, 1 मार्च को परचेस किया, 31 मार्च को साल खत्म हो गया, तो इंटू 1 मंथ अपॉन 12 मंथ हो जाएगा। ये अपने को कब करने का, जिस प्रॉब्लम में उन्होंने अपने को परचेस की डेट दी है उसी प्रॉब्लम में करने का है, बाकी सब प्रॉब्लम में करने की जरूरत नहीं है। और उस प्रॉब्लम के अंदर भी एक छोटी बात, दिस कैलकुलेशन 6/12, 1/12, 11/12, 10/12, 9/12, ये जो भी कुछ कैलकुलेशन है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही होगा। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में ऐसा नहीं होने वाला है। वहां पे हम लोग पूरा साल भर का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अपने पास वो एसेट कम पीरियड के लिए है, सेकेंड ईयर के शुरुआत से अपने पास है ही, मतलब सेकेंड ईयर में पूरा 1600 का डिप्रिसिएशन आएगा, थर्ड ईयर में 1600, फोर्थ ईयर में 1600, बाकी आगे 10 साल तक बराबर से चलता रहेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट ईयर इन विच इट इज परचेस्ड, depreciation cannot be for the full year because you know the date. So the depreciation will be calculated from the date of purchase to the last date of accounting year. From the date of purchase to the last date of accounting year. ये अपने को याद रखने का है. Okay. Let me consider next situation now.
देखो अभी प्रॉब्लम क्या बोलता है, मशीन कॉस्टिंग ₹15,000 इज परचेस्ड एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ ₹3,000 आर पेड ऑन द सेम डेट. Estimated life of the asset is 4 years and the scrap value is estimated to be ₹2,000 at the end of its life. The amount of depreciation for all the years of its useful life will be. Now they are not asking you depreciation for the first year, but they are asking you depreciation for all the years. और यहाँ पे डेट दिया नहीं है, मतलब हम लोग सेफली अज्यूम करेंगे कि शायद उस एसेट को साल के शुरुआत में परचेस किया है, मतलब फर्स्ट ईयर में भी हमको फुल ईयर का डिप्रिसिएशन कंसिडर करने का है. सो नाउ लेट मी कंसिडर डिप्रेशन का कैलकुलेशन. डिप्रेशन कैसे वर्किंग होगा मेरा, वही अपना ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कॉस्ट पेड टू द वेंडर प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ. तो आंसर कितना आएगा 4,000. तो फर्स्ट ईयर का डिप्रेशन कितना 4,000 और सॉरी डिप्रेशन कितना आएगा 1,600 आएगा, सॉरी फॉर दैट. $15,000 प्लस 3,000 मतलब हो गया कितना 18 माइनस 2 मतलब 16,000 अपॉन 10 ईयर्स. कितना ईयर है 10 ईयर्स है कि 4 ईयर्स है, ओके 4 ईयर्स है. चलो ठीक है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा 4 ईयर्स. प्रॉब्लम को थोड़ा चेंज कर दिया मैंने. तो 15,000 प्लस 3,000 मतलब हो गया 18,000 माइनस 2,000 मतलब हो गया 16,000. 16,000 माइनस 4 ईयर्स अपॉन 4 ईयर्स मतलब कितना हो जाएगा आंसर तुम्हारा 16 अपॉन 4 मतलब 4,000. 4 चौक 16, 4 4 जा 16. सो डेप्रिसिएशन पर एनम इज 4,000 4,000 4,000 एंड 4,000. डेप्रिसिएशन की अमाउंट हर साल में सेम टू सेम आ रही है. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट. एक बार डेप्रिसिएशन फिक्स हो गया तो सेम रहेगा, सिर्फ फर्स्ट ईयर में शायद वो कम रह सकता है. क्यों, अगर प्रॉब्लम ने हमें परचेस करने की डेट दी रहेगी और परचेस करने की डेट एग्जैक्टली साल के शुरुआत में नहीं है, साल के बीच में रहेगी, तो फर्स्ट ईयर का डिप्रेशन शायद सेम नहीं आएगा, अलग आ सकता है. क्योंकि फर्स्ट ईयर का डिप्रेशन विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस टू द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर. याद रखो इसके पीछे के प्रॉब्लम में सेम बाकी इन्फॉर्मेशन था, बट नंबर ऑफ ईयर्स कितना था 10 ईयर्स था. यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स मैंने चेंज कर दिया है 4 ईयर्स के. इसके लिए डिप्रेशन का अमाउंट 1,600 नहीं है, डिप्रेशन का अमाउंट 4,000 आया हुआ है. ओके, नाउ लेट अस कंसिडर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड. 15,000 प्लस 3,000 मतलब 18 माइनस 2,000 अपॉन 4 मतलब 4,000 रुपये का डिप्रेशन एवरी ईयर. हर साल का डिप्रेशन 4,000 लिख दिया है. इसी चीज़ को अगर मुझे ग्राफ में ड्रॉ करने का है तो एक एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस पे मैं क्या कंसिडर करूंगा, उसका लाइफ कंसिडर करूंगा. तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, हर साल में क्या क्या हो रहा है वो मैं एक्स एक्सिस में कंसिडर करूंगा. और वाई एक्सिस पे कंसिडर करूंगा डिप्रिसिएशन. कितना है डिप्रेशन अपना, अभी हमने कैलकुलेट किया है. 1,000 रुपये का डिप्रेशन है क्या, नहीं. 2,000 का है क्या, नहीं. 3,000 का है क्या, नहीं. 4,000 का है क्या, हाँ. अपना डिप्रिसिएशन हर साल 4,000 का है. इसका मतलब फर्स्ट ईयर में डिप्रेशन 4,000, सेकेंड ईयर में भी 4,000, थर्ड ईयर में भी 4,000, फोर्थ ईयर में भी 4,000. सो ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेप्रिसिएशन का जो पॉइंट फर्स्ट ईयर में आया है उसी लाइन में सेकेंड ईयर का पॉइंट आता है, उसी लाइन में थर्ड ईयर का पॉइंट आता है, उसी लाइन में फोर्थ ईयर का पॉइंट आता है. हर साल पॉइंट सेम आता है. इसका मतलब उनको अगर हम जोड़ने का कोशिश करेंगे, उसको डॉट को हम मैच करने का कोशिश करेंगे, तो व्हाट विल हैपन, इट विल शो अस अ स्ट्रेट लाइन. दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज स्ट्रेट लाइन मेथड. अमाउंट हर साल सेम है, that's why it is called as fixed installment method. If the depreciation का graph is drawn, in that case it will show a straight line. That's why it is also called as straight line method. And it is always calculated on the original cost of the asset. That's why it is also called as original cost method. तो आपको ये तीनों नाम के पीछे का पर्पस क्या है, उसका मतलब क्या है वो भी बता दिया. कैलकुलेशन कैसे करने का वो भी सिखा दिया. दो अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम रह सकते हैं. एक में डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ रहेगा परसेंटेज, तो काम काफ़ी आसान है, अपने को फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है. फिर जो ओरिजिनल कॉस्ट रहेगी उस ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डायरेक्टली वो परसेंटेज रेट अप्लाई करने का काम खत्म. लेकिन अगर सपोज उन्होंने हमें परसेंटेज रेट नहीं दिया रहेगा तो इन दैट केस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. व्हाट इज द फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट इन नंबर ऑफ ईयर्स. ये फॉर्मूला भी भूलने का नहीं है, जिंदगी भर के लिए याद रखने का है. एंड देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट. सर हर साल डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहेगा क्या, हाँ. सर किसी भी प्रॉब्लम में सेम रहेगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं. सर ऐसा क्यों, क्योंकि अगर एसेट तुमने साल के एग्जैक्टली फर्स्ट डे को परचेस नहीं किया रहेगा तो जो एसेट के जिंदगी का पहला साल है
उस साल में एसेट का डिप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर होता है, उसके हिसाब से वर्किंग करने का है. क्लियर ऑल ऑफ यू? सो दैट्स ऑल. लेट अस कंसिडर नाउ द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज कैलकुलेशन और प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज विच आई एम गोइंग टू टॉक इन द नेक्स्ट लेक्चर. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. ठीक से देख लीजिएगा और पूरा कीजिएगा. ओके, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर.